हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज जो है हम काकतीय वंश का जो इतिहास है उसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओके जी, और जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को पूरा डिटेल से अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से पहले मतलब ये जो अब आज का जो थर्ड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में बता दिया था कि कैसे जो है सत्ता परिवर्तन होता है राजपाल देव के बाद, कैसे चंदेल मामा शासक बनते हैं। ठीक है, राजपाल के बाद राजपाल जो है उनके जो बेटे रहते हैं क्या दलपत देव है ना, उनको कैसे षड्यंत्र के द्वारा अपने राजधानी क्षेत्र से कोटपाट क्षेत्र में भेज दिया जाता है, और कैसे चंदेल मामा जो है इस सत्ता को क्या करते हैं, हथिया देते हैं जब इसका भांचा मरता है दक्षिण सिंह तब। ठीक है, इतना का जो डिटेल है वो पहले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आपका राजपाल देव के बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, आपका चंदेल मामा। चंदेल मामा क्यों, चंदेल मतलब चंदेल वंश से संबंधित है इसलिए चंदेल। मामा मतलब क्या हुआ था, मामा का मतलब ये हुआ था कि ये जो है राजपाल देव का साला था, राजपाल देव का साला था, और दलपत देव का क्या था, आपका मामा था आपका, इसलिए। ठीक है, तो जो अगला जो शासक बनते हैं राजपाल देव के बाद वो शासक बनते हैं कौन, वो बनते हैं आपका चंदेल मामा। टाइम पीरियड याद रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला दूसरे वंश से संबंधित है और साथ साथ बहुत ही कम ड्यूरेशन का, मतलब 10 साल इन्होंने शासन किया। 1721 से लेके 1731 तक इन्होंने क्या किया है, आपका शासन किया है। किसने, आपका चंदेल मामा ने। अब होता क्या है, ठीक है, चंदेल मामा क्या करता है, जब शासन को हथियार तो लेता है लेकिन इसको डर रहता है कहीं भैया दलपत देव मत आ जाए और मेरे को मार मत दे, ऐसा करके इसको क्या रहता है, डर रहता है। उसी डर है ना, उसी डर के कारण क्या करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका धुकुर धुकुर होते रहता है। अब होता क्या, ध्यान सुनिएगा। अब यहां पर होता क्या है, जब ये बात पता चलता है कि इसको दलपत देव को, जब दलपत देव को बात पता चलता है कि जो चंदेल मामा है वो क्या किया है, शासन को हथिया ली है, जब उसको दावेदार कौन हो, आपका मैं हूं, तो वो क्या करता है, अपना जो दलपत देव है वो दलपत देव क्या करता है ना, वो दलपत देव अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करता है, जो दलपत देव है ये चले जाते हैं कहां पर, आपका जयपुर के शासक के पास। जयपुर के जो शासक है उनके पास चले जाते हैं। जयपुर शासक देखो, जयपुर जो है उड़ीसा में पड़ता था उस समय, है ना। जयपुर जो है ना, जो शासक है उस समय जयपुर के शासक से क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती करने के बाद क्या करते हैं, कुछ क्षेत्र को हथियाते हैं और अंततः एक शुभ अवसर देकर, मतलब रक्षाबंधन के अवसर पर क्या करते हैं, जो दलपत देव है ये दलपत देव क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं किसका, चंदेल मामा का। ओके, तो दलपत जो देव है ये राखी के अवसर पर क्या कर देते हैं, दलपत है ना जो देव है राखी के अवसर पर चंदेल मामा क्या कर देते हैं, आपका निपटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लोज हो जाता है किसकी स्टोरी, आपका चंदेल मामा की स्टोरी। अगला देखते हैं कौन सा, आपका दलपत देव। अब जो शासक बनते हैं, शासक जो बनते हैं वो बनता कौन है, वो बनता है आपका दलपत देव। क्या बनते हैं, शासक बनते हैं दलपत देव। इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है आपका 1731 से लेकर 1774 तक याद रहे क्या बनते हैं, आपका शासक, इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब ये देखो 1731 से लेकर 1700 क्या आपका 74। अब इस बीच में क्या होता है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है छत्तीसगढ़ में, ध्यान से सुनना। देखो ये पूरा छत्तीसगढ़ का क्या है, आपका मैप है। इस छत्तीसगढ़ के मैप में जो काकतीय यादव में जो वंश है, काकतीय वंश बस्तर संभाग में थे। ओके, मतलब बस्तर क्षेत्र में थे। ऊपर की अगर बात करोगे तो ये है आपका रतनपुर वाला क्षेत्र। इसकी बात करो तो ये कौन सा क्षेत्र है, आपका रतनपुर का क्षेत्र है। रतनपुर में याद रखना इस समय रहते हैं वंश जिसका नाम रहता है वो कलचुरी वंश, कलचुरी वंश रहता है। और कलचुरी वंश के अंतिम शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह देव। कौन, रघुनाथ सिंह देव। अब होता क्या है कि मराठा जो है ना, जो मराठा जो है ये देखते हैं कि भैया रघुनाथ सिंह क्या हो गया है, कमजोर हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, तो उनके है ना उनके कमजोरी का फायदा उठाते हैं और जो है 1741 में, याद रखना कब, आपका 1741 ईस्वी में जब मराठा आक्रमण करने जाते हैं कहां पर, आपका पश्चिम बंगाल में, है ना, बंगाल तरफ जब आक्रमण करने जाते हैं तो बीच में पड़ता है कमजोर शासन, तो बोलते हैं क्यों ना इसको क्या कर देंगे, निपटा देते हैं। समझ रहे हो, तो 1741 ईस्वी में है ना जी, जो मराठा है वो आते हैं और आने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो 1741 में अब क्या हो गया है, 1741 में कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ से समाप्त हो चुका है और छत्तीसगढ़ में आगमन हो चुका है किसका, आपका है ना मराठों का। समझ रहे बात को जी, 1740 में। अब 1740 में आ तो जाते हैं, उसके बाद ये देखते हैं भैया इसको तो अधीन कर लिए, क्यों ना हम क्या करें, नीचे की ओर जो काकतीय वंश है उसको भी क्या करें, अपने अधीन करें। तो ये क्या करते हैं, यहां से उसके बाद जो है ये लोग नीचे आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। कब, आपका 1756 में। कब, आपका 1756 में जो है बस्तर में आक्रमण होता है और उस समय के तत्कालीन शासक रहते हैं कौन, आपका दलपत देव, ये शासक रहते हैं। होता क्या है, 1756 में आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के लिए भेजा किसको जाता है, आक्रमण करने के लिए आता है यहाँ पर भेजा जाता है किसको, नीलू पंडित को। किसको, नीलू पंडित या नीलू पंत, सॉरी नीलू पंत को, जिसको नीलकंठ भी बोला जाता है। ठीक, ये आते हैं। अब आने बाद क्या करते हैं, यहाँ के जो राजा है वो चतुर होते हैं, दलपत देव चतुर होता है। चतुर कैसे, मतलब चतुर इसलिए क्योंकि जब क्या करते हैं आते उसको पता चल जाता है कि भैया नीलकंठ जो है या नीलू पंत जो है वो बस्तर में आक्रमण करने वाला है, इसलिए क्या करते हैं, पूरे अपने राजधानी को खाली कर देते हैं।
कौन? दलपत देव। खाली कर देना, वहां से पूरा ऐसा देते हैं कि उसको आ जाए, घुस जाए, ऐसा लगे कि यहाँ पर जो शासक है ये पराजित है ना, मतलब ये हार को स्वीकार कर लिया, ऐसे करके आता है यहाँ पर, घुसते हैं अंदर। और जैसे ही जो है नीलूपंथ जो है अपने इस बस्तर क्षेत्र में आते हैं, राजमहल में जब इंटर करते देखते हैं कि सब हार गए, मैं जीत गया, मैं बहुत ताकतवर हूँ, ऐसा करके ये नीलूपंथ बहुत कूदते रहते हैं। उसके बाद चारों ओर से है ना ये घुसे थे, उसके बाद क्या करते हैं, चारों ओर से जो शासक रहते हैं दलपत देव और जो भी वहां के जो आदिवासी जो भी निवासी रहते हैं वो क्या करते हैं, चारों ओर से आते हैं और आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, आपका नीलूपंथ के ऊपर, पटक पटक के धोते हैं उसको तरीका से। ठीक है, नीलूपंथ इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि उसको लगता है कि नहीं अब यहाँ से भागने में ही मेरा क्या है, आपका भला ही है, तो भागने में ही भला ही रहता है। और वो भागने के लिए क्या करता है ना जी, देखो उस समय क्या करते हैं, इसी के दलपत देव के शासनकाल में बस्तर वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो है, बस्तर का जो क्षेत्र है वहां पर जो है बंजारे लोग क्या करते हैं, वस्तु विनिमय बाजार चलाते हैं। जो बंजारा है वो लोग क्या करते हैं, वस्तु विनिमय के लिए एक बाजार का शुरू करते हैं, है ना, कि मतलब हमारे पास गुड़ है, हमारे पास नमक है, उसको आप रख लो, हमको कुछ दूसरा चीज दे दो, हमको कोई दूसरा चीज दे दो, तो ये वस्तु विनिमय का प्रोसेस चलता है। तो उसी गुड़ के बोरी में क्या करते हैं, गुड़ या नमक के जो बोरी है उसमें छिपते हैं कौन, ये नीलूपंथ। तब लटपट क्या करते हैं, इस क्षेत्र से भाग के जो है अपने क्षेत्र में जाते हैं। तो मतलब नीलूपंथ का आक्रमण होता है लेकिन वो क्या हो जाते हैं, आपका पूर्णतः असफल हो जाता है। ठीक है भैया, इतने को याद रखना। अब देखते हैं, तो रतनपुर राज्य जो है भोसलों के अधीन आ गया था, इसको बता चुका मैं, कब आया था, 1741 में। उसके बाद नीलूपंथ या नीलकंठ का याद रखना, यहाँ पर क्या हुआ था, आक्रमण होता, कब हुआ था, 1756 में। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, इसके साथ याद रखना, यहाँ पर क्या होता है, देखो जो काकतीय वंश है माँ दंतेश्वरी को मानते हैं, देवी देवताओं को अच्छे से मानते थे, देवी देवताओं को अच्छे से मानते थे ये लोग। ठीक है जी, तो होता क्या है, इस समय क्या होता था कि जो मुगल सेना है, मुगल सेना, वो मुगल सेना क्या करते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, जो मुगल जो सेना है वो मुगल सेना इस क्षेत्र में आते हैं। और मुगल सेना इस क्षेत्र में आने के बाद क्या करते हैं, इस क्षेत्र में आने के बाद जो पूरा जो बस्तर जो एरिया है, बस्तर एरिया, उस बस्तर रियासत को क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और बस्तर रियासत को ना चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको घेरे थे, है ना, जैसे नीलूपंथ घेरा था, वैसे क्या करेंगे, है ना, ये जो मुगल शासक की जो सेना है, मुगल जो सेना, वो क्या करते हैं, पूरे बस्तर को चारों से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, कि अब बस्तर तो बाँचेगा नहीं। तो मुगल सेना द्वारा बस्तर रियासत को क्या कर लेते हैं, हमला किया जाता है। लेकिन होता क्या है, तो होता यह है कि जब हमला कर देते हैं तो उस समय याद ना यहाँ पर एक बीमारी फैल जाता है, यहाँ पर बीमारी फैल जाता है, जिससे जितने भी जो मुगल जो सेना के जो सैनिक रहते हैं वो क्या करते हैं, मरते रहते हैं। ये सब देखते हैं तो लगता है कि देवी का प्रकोप है वो हमको नहीं छोड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से वो लोग पल्ला हो जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, मुगल सेना जो है बस्तर पर क्या किया था, हमला किया था, लेकिन वो भी असफल रहा। जब ये देखा भैया कि लगातार हमला हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो राजधानी है 1770 में अपना राजधानी बस्तर से क्या बना दिया, जगदलपुर इन्होंने बना दिया। ठीक है, अब जगदलपुर में जब गया तो जगदलपुर में याद रखना मिट्टी का महल बनाया है, याद रखना मिट्टी का महल किसने बनाया जगदलपुर में, तो दलपत देव ने। इसके अलावा जो विशाल सरोवर या विशाल तालाब का निर्माण किया है, दलपत सागर बोलते हैं, पेपर में पूछा है, समझ रहे हैं बात को, कौन से वंश के शासक ने बनाया, तो काकतीय वंश के शासक ने बनाया। तो काकतीय वंश के कौन से शासक ने बनाया, तो दलपत देव ने बनाया। कौन सा वंश, काकतीय, शासक दलपत देव। ठीक है, ये हो गया दलपत सागर और मिट्टी का महल। ठीक, और बस्तर वही है ना, वस्तु विनिमय चलता है किनके द्वारा, आपका बंजारों के द्वारा। ठीक है, इतना अब ये हो गया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब क्या आता है कहानी में ट्विस्ट, है सुना, ये जो दलपत देव होता है, दलपत देव, इस दलपत देव के आगे ना दो बेटे रहते हैं, दो बेटे। एक बेटे का नाम रहता है कौन सा आपका, अजमेर सिंह, एक बेटे का नाम अजमेर सिंह, दूसरे बेटे का नाम रहता है ना दरियाव देव। एक बेटे का नाम अजमेर सिंह, दूसरे बेटे का नाम दरियाव देव। जो अजमेर सिंह होता है, अजमेर सिंह ये थोड़ा शासन प्रिय होते हैं, मतलब लोगों का भला चाहते हैं, लोगों का हित चाहते हैं। लेकिन जो दरियाव देव है, ये दरियाव देव क्या करता है, भला नहीं चाहता, ये थोड़ा सा भ्रष्ट रहते हैं, थोड़ा सा क्रूर रहते हैं, बाहुबली समझ लो, जैसे बाहुबली थोड़ा न्यायप्रिय रहता है, और जो वीर भल्लाल है वो थोड़ा सा, समझ लो आपको, वैसे टाइप का रहता है ये भी। अब होता यह है कि दलपत देव जो है वो शासन घोषित कर देता है किसको, आपका अजमेर सिंह को। और अजमेर सिंह को जो है ये क्या करते हैं, आपका जो डोंगर वाला जो क्षेत्र है वहां का जो है अधिकारी बना दिया जाता है, कि तुम क्या करो, जब तक मैं राजा हूं तब तुम डोंगर जो क्षेत्र है उनको क्या करो, वहां पर आपका शासन आसा चलाओ करें। तो जब अजमेर सिंह वहां थे तो वहां के लोगों के से बहुत एकदम घनिष्ठ संबंध बन गया था। और मुख्यतः वो जो लोग थे वो कौन थे, वो थे भैया मुख्य रूप से आपका हलवा जनजाति के लोग थे। ठीक, इतना ये हो गया। अब उसके बाद इनके पिताजी के बाद शासक बनते हैं कौन, आपका अजमेर सिंह शासक बन जाता है। तो अजमेर सिंह जब शासक बनता है तो ये मिर्ची लग जाता है किसको, दरियाव देव को। ये बोलता है भैया कि अरे यार वो बन गया है, मेरे को बनना था। तो क्या करते हैं, शासन को, सत्ता को हथियाने के लिए जो दरियाव देव है, ये दरियाव देव क्या करता है, आक्रमण करता है किसके ऊपर, आपका अजमेर सिंह के ऊपर। समझ लो बात को। तो जो अजमेर सिंह का जो शासनकाल रहा है 3 साल रहा, 1774 से लेकर 1777 तक। डोंगर क्षेत्र में पहले रहता था, अधिकारी था, बाद में शासक बना है।
ये जो है इसको क्रांति का यातना क्या बोलेंगे आपका मसीहा बोले जाता है, प्रजा का यातना आपका क्या था, हितैषी था। अब क्या करते हैं, जब सत्ता हथियाने के लिए दरियादो क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, किसके ऊपर, अजमेर सिंह के ऊपर। तो उसके बाद अजमेर सिंह वर्सेस जो दरियादो है इनके बीच होता है फाइट, WWE होता है, और इस WWE में 3 राउंड होता है, हर 3 राउंड में हार जाता है कौन, आपका दरियादो, और दरियादो हो जाता है यहाँ से आपका पल्ला। समझ रहे हो बात को जी, दरियादो पल्ला हो जाता है। अब इसी शासनकाल में हलवा विद्रोह होता है, इसको देखेंगे, इधर देखेंगे साइड में, ठीक है। अब अजमेर सिंह से हारने के बाद दरियादो हो जाता है आपका पल्ला, भाग जाता है। अब दरियादो को लगता है भैया मिर्ची, क्या लगता है, मिर्ची, लाल मिर्ची। ओके, अब होता है, अब यहाँ से अब मेन जो फोकस है यहाँ आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा क्या यहाँ पर का कहानी है, ठीक। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि भैया ये जो है आपका बस्तर क्षेत्र है, ये क्या है आपका बस्तर क्षेत्र है, ठीक। और ये वाला आपका कौन सा है, डोंगर वाला जो क्षेत्र है, डोंगर क्षेत्र। ओके, डोंगर क्षेत्र है कौन सा आपका ये वाला। अब होता क्या है, यहाँ पर आपका अजमेर सिंह वर्सेस लड़ाई होता है, किसका, आपका दरियादो के मध्य होता है। दरियादो जब हार जाता है तो उसको लगता है चिड़, अब लगता है कि अब तो मेरे को अजमेर सिंह को हराना ही पड़ेगा। इसके लिए ये क्या करता है, ये है ना, ये जो बेवकूफ है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, दरियादो जो है ये चले जाता है उड़ीसा के, है ना, उड़ीसा चले जाता है। और उड़ीसा में शासक रहता है कौन, आपका जयपुर। जयपुर के शासक उस समय तत्कालीन शासक रहते हैं विक्रमदेव, उसके साथ कर लेता है संधि, एक संधि इसके साथ कर लेता है। फिर ठीक है, वो बोलता है ठीक है जयपुर के साथ, तो जयपुर का जो शासक है ना, ये साजिश है ना, जयपुर के साथ संधि होता है, जयपुर का संधि, और उसमें ये बोलता है, उसमें विक्रमदेव ये बोलता है कि भैया हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम अजमेर सिंह को पराजित करेंगे और तुमको वहां का शासक बनाएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है, हमारी कुछ मांगे हैं। वो बोलता है कि जब तुम जीत जाओगे या तुम शासक बन जाओगे तो हमको ये क्षेत्र हमको चाहिए। कौन कौन सा क्षेत्र, ये चाहिए आपका पोड़ागढ़, अमरकोट, रायगढ़, कोटपाट, चूचुंडा, ये जो परगना है इन पर हमको क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं कौन, विक्रमदेव। और ये मान जाता है बेवकूफ कौन, दरियादेव, तो बोलता है चलो ठीक है, ये हो गया आपका डन, ठीक है, ये हो गया आपका डन। अब फिर भी उसको यकीन नहीं रहता कि कहीं ये लोग नहीं हरा पाए, तो ये चले जाता है, इनके पास आपका अंग्रेज के पास चले जाता है, जो कंपनी रहता है अंग्रेज शासन, उस समय कंपनी का जो मेन जो गढ़ रहता है वो रहता है बंगाल वाला क्षेत्र, वो चले जाता है उधर कंपनी के पास, है ना, अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास वहां के अंग्रेज जो तत्कालीन जो कमांडर रहते हैं जॉनसन, उनको बोलते हैं कि भैया कि आप हमको क्या करो, सपोर्ट करो, बदले में आप जो चाहिए हम आपको देंगे। वो बोलता है कि हमको तो बस्तर हथियाना है, ऐसा करके, ठीक है। ओके, समझ रहे हो, तो ये हाथ मिला लेते हैं किससे, आपका जॉनसन से, कंपनी से भी क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। उसके बावजूद भी इनको संतुष्टि नहीं होता और ये चले जाते हैं किनके पास, ये चले जाते हैं किनके पास, आपका मराठा के पास, इनके पास आपका मराठा के पास चले जाते हैं। बोलते हैं मराठा को, बोलते हैं कि मराठा के साथ संधि कर लेते हैं, मराठा के पास संधि कर लेते हैं। मराठा बोलता है कि भैया कि आप क्या करो, हमारा मदद करो, जब हार जाओगे आप जो बोलोगे हम करेंगे। तो मराठा यहाँ पर लगाता है दिमाग, वो क्या बोलता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, बस्तर को मराठों के अधीन करना पड़ेगा। मतलब अब तक जो बस्तर संभाग जो अलग था, है ना, जिसको मुगल भी कुछ नहीं कर पाए थे, वो यहाँ पर क्या बोलता है कि हम अब जो है बस्तर जो है हमारे अधीन रहेगा, जो बोलता है कि हाउ, समझ रहे हो, खत्म है पूरा। तो है ना, मराठा जब संधि होता है तो ये बोलता है कि हम मराठों की क्या करेंगे, अधीनता को स्वीकार करेंगे। उसके साथ बोलता है, मराठा बोलता है कि हमको 59,000 टकोली, मतलब पैसा, किराया, है ना, मतलब कर, है ना, कर अपने को चाहिए। ओके, अब ये वो होता है, सेटअप होता है किसके साथ, आपका त्रयंबक के साथ, जो मराठा सेनापति रहता है, सेनापति रहता है आपका त्रयंबक, ठीक है, वो आता है लड़ने के लिए। तो तीनों ओर से क्या करते हैं, सेना आ रहा है, तीनों ओर से, एक तरफ इधर से आ रहा है, एक तरफ कंपनी से आ रहा है, एक तरफ आपका इधर से आ रहा है, सभी तरफ से सेना आ रहा है। और ये बेचारा अकेला कौन, आपका अजमेर सिंह, ये अकेला है। अब आ रहा है तीनों ओर से, अजमेर सिंह क्या करेगा समझ नहीं आया। तो बोला हलवा जनजाति को भैया कि चलो युद्ध करो, हमारे साथ लड़ो। तो हलवा लोग तो खड़े रहते हैं मारने पीटने में। इसीलिए जो है 1777 में, 74 से लेकर 77 के बीच में याद ना विद्रोह हुआ था, है ना, हलवा क्या हुआ था आपका, विद्रोह, हलवा विद्रोह, अजमेर सिंह वर्सेस कौन, आपका दरियादेव, है ना, जयपुर से आए थे विक्रमदेव, कंपनी की तरफ से आए थे आपका जॉनसन, और उसकी तरफ से आए थे कौन, आपका त्रयंबक। ये तीनों आपका आते हैं और पराजित हो जाते हैं कौन, आपका अजमेर सिंह। ओके, तो यहाँ पर हलवा विद्रोह जो होता है, उसमें हलवा विद्रोह में अजमेर सिंह पराजित हो जाता है और जीत जाता है कौन, आपका दरियादेव। बहुत सारे हलवा जनजाति को क्या करते हैं, यहाँ पर आपका मार दिया जाता है। याद रखेगा, जनजाति से संबंधित जितने भी विद्रोह है वो पहले ही अपलोडेड है, पहले ही अपलोड कर चुका हूं मैं, जनजाति से रिलेटिव जो विद्रोह आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखते हैं दरियादेव, है ना, इसके बाद जो शासक बन जाते हैं, कौन बन गया आपका दरियादेव। दरियादेव का शासन रहता है कितना, आपका 1770 से लेके 1800, 3 साल ऐश करने के लिए पूरा बस्तर का बैंड बजा दिया है कौन, आपका ये दरियादेव, ठीक है। अब होता है, अब जैसे शासक बन जाता है तो बोलता है जो प्रॉमिस किया उसको निभाओ। तो ये कोटपाट की संधि करते हैं, किसकी संधि, कोटपाट की। तो कोटपाट की संधि कब हुआ था, डेट तो एकदम है इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लेना।
कोर्ट पार्टी जो संधि होता है ये होता है 6 अप्रैल 1778। कब? 6 अप्रैल 1778 को कोर्ट पार्टी संधि होता है। किसके किसके बीच में होता है? एक रहता है दरियाव देव, दूसरे तरफ रहता है जयपुर के शासक विक्रम देव, और तीसरे मराठा शासक रहते हैं कौन सा? अवीर राव देव, है ना। यहाँ रतनपुर में नहीं रहते, नागपुर में जो रहते हैं, ठीक है जी। अवीर राव देव के बाद यहाँ पर क्या होता है? इनके बाद आपका साझा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर्ट पार्टी संधि। डेट याद रखना 6 अप्रैल 1778। दूसरा है ना, बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का क्या बन गया? आपका अंग बन गया, मतलब बस्तर जो है वो मराठों के अधीन आ गया, है ना। अब तक बस्तर अलग था, ऊपर चले गया, ठीक। अगला इसके साथ इसी समय में इसके शासनकाल में भोपालपट्टनम में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था 1795 में। और जो कैप्टन जो मिस्टर ब्लंट है वो बोलते हैं कि मेरे को शॉर्टकट रास्ता निकालना है किधर से? आपका महाराष्ट्र से लेके उड़ीसा जाने के लिए, ठीक है जी, है ना। तो भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है, कौन कोशिश करता है? कैप्टन ब्लंट बोलता है। और कैप्टन ब्लंट जो उसमें, है ना, उस समय जो है ना, रतनपुर क्षेत्र में रहते हैं आपका विठल राव दिनकर, उनको बोलते हैं कि आप आओ हमारा हेल्प करो, हमको बस्तर से होते जाना है करके। लेकिन जब बस्तर से होते जाते हैं तो वहां पर जो गोंड जनजाति है वो उनको जाने नहीं देते, ठीक है। तो भोपालपट्टनम का संघर्ष जो 1795 में हुआ था ये भी पहले से बन चुका है, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगला, ठीक है, तो मराठों के अधीन आ जाते हैं कौन सा? आपका छत्तीसगढ़। तो ये हो गया किसके बारे में? आपका दरियाव के बारे में। 1800 में ये निपट जाता है, ठीक भैया। इतने को याद करना। अगला दरियाव के बाद अगला जो शासक बनते हैं इनका बेटा, जिसका नाम रहता है कौन? आपका महिपाल देव। कौन रहता है? महिपाल देव शासन रहता है। इनका शासनकाल रहता है 1800 से लेकर 1842 तक। 1800 से लेकर 1842 तक इनका शासनकाल रहता है। ये दरियाव देव का क्या रहता है? आपका बड़ा आपका बेटा रहता है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है ना, जब ये शासन बनता है बोलता है कि मैं सूरवीर हूँ, है ना, मेरे सामने और कौन टिकेगा, ये सब बोलता है। लंबा लंबा फेंकता है, और लंबा लंबा फेंकने के बाद डायरेक्ट भोसलों को क्या कर देता है? भोसलों को ये क्या करता है? आपका चैलेंज करता है। और क्या चैलेंज करता है? ध्यान सुनो, ये क्या बोलता है? जब इनके सामने जो भोसला जो सेनापति है जब आते हैं भैया कि हमको कर चाहिए 59,000 टपोली, आपके पापा ने हमारे साथ क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, स्टाम्प पेपर है मेरे पास, दिखाऊं क्या? ऐसे बोल के तो बोलता है हम कोई स्टाम्प पेपर नहीं मानेंगे। कौन बोलता है? महिपाल देव। और क्या बोलता है महिपाल देव? ध्यान से सुनिए, ये बोलता है बस्तर जो है लुटेरो भोसलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करता, है ना। बस्तर जो है लुटेरो, है ना, जो लुटेरे हैं भोसले, उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता। जब ये सुनता है तो बगिया जाता है। तत्कालीन भोसला शासक रतनपुर में बैठा रहता है कौन? वेंकोजी भोसले, वो एकदम, है ना, मराठों को ये क्या करता है? टपोली देना बंद कर देता है, अपने आप को स्वतंत्र शासक आपका घोषित कर देता है। तो उसके बाद जब वेंकोजी को जब बात आपको पता चलता है जो रतनपुर में शासक रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? युद्ध करने के लिए भेजते हैं इसको रामचंद्र बाग को, है ना, महिपाल देव के पास भेजते हैं, जा साले को निपटाओ ऐसे करके। तो जब जाते हैं महिपाल देव और इधर आता है रामचंद्र बाग, ठीक है, दोनों बीच होता है धिन्नर होता है लड़ी। अब इस मारिक पीटा में WWE में होता क्या है? इस WWE में रामचंद्र जो बाग है वो हार जाता है ना। कई बुक आपको ये बताते हैं कि महिपाल देव पराजित हो जाते हैं और सिहाव परगना को दे देते हैं, लेकिन कुछ ऑथेंटिक जो बुक है, गीतेश कुमार अमरोहित है, राम कुमार बिहार का जो बुक है उसमें ऐसा है कि, है ना, महिपाल देव और आपका रामचंद्र बाग, इसमें जब होता है तो रामचंद्र बाग हार जाता है, पराजित हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा, ये भी ठोकता है, 2-3 झपड़ भी मारता है महिपाल देव को, ये भी मारते हैं। 5 झपड़ मार रहा है, ये 5 झपड़ मार रहा है तो 7 झपड़ मारेगा, मतलब जीता कुल मिला के यही है। अब होता क्या है, ठीक है, इसमें अब महिपाल देव जो है, कई बुक बताते हैं महिपाल देव कहाँ जाता है? पराजित नहीं होता। वो ये देखता है कि भैया मराठा उनको बोलते हैं कि हमारे पास हम हैं, हमारे पास अंग्रेज हैं, जब आएंगे तो आपको पूरी तरीके से सर्वनाश कर देंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, जो महिपाल देव है, महिपाल देव जो है वो पराजित अपना स्वीकार कर लेते हैं। पराजित इसलिए स्वीकार कर लेते हैं ताकि बाद में और मेरे को ज्यादा बर्डन ना हो, तो मिल बांट के क्या करेंगे? मिल बांट के खाएंगे पिएंगे, ऐसा करके। तो उनके बाद क्या करते हैं? दोनों बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और सिहावा जो परगना है, क्योंकि पैसा तो रहता नहीं है, पैसा रहता नहीं, जैसे अभी हड़ताल हुआ था, पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, है ना, डीए बढ़ाने के लिए, एचए देने के लिए पैसा नहीं है, एचआरए जो है देने, ठीक है, इस प्रकार इसके पास पैसा नहीं रहता। तो क्या बोलता है? अपने को सिहावा परगना ही दे दो, अपने को जो सिहावा जो परगना है, ये वाला क्षेत्र है, ये क्या करो आप अपने को दे दो, ऐसा बोलता है। तो सिहावा परगना जो है 1830 में उनको क्या करना पड़ता है? आपका देना पड़ता है, ठीक भैया। ये हो गया आपका महिपाल देव। अब आता है कहानी में भैया ट्विस्ट। अब क्या आता है? अब आता है सन 1818। सन 1818 में जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरे नंबर का मराठा और अंग्रेजों के बीच आपका युद्ध होता है। और इसमें जो है मराठा क्या हो जाते हैं? आपका पराजित हो जाते हैं। मराठा पराजित हो गए और अंग्रेज जीत गए। लेकिन अंग्रेज तो आपका जीत गए, लेकिन इस समय क्या करते हैं? जो रघुजी तृतीय रहते हैं वो नानचूर रहते हैं, इतनी बड़ा, है ना, रघुजी तृतीय रहते हैं वो नानचूर रहते हैं। वो बोले जब तक बड़ा नहीं होता तब तक जो मराठा छत्तीसगढ़ है वो अंग्रेजों के अधीन रहेगा, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज रहेंगे, समझ रहे हो, है ना,
शासक वही रहेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, रघु जी के बड़े होते तक हम क्या करेंगे, यहाँ का शासन संभालेंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष शासन काल में बस्तर का जो पहला शासक बना वो कौन बना, आपका महिपाल देव। समझ रहे बात को जी? ठीक, अब ये हो गया। अब जो महिपाल देव है, अब क्या आपका जो महिपाल जो आपका जो देव है, महिपाल देव, ठीक, महिपाल देव, इसी महिपाल देव के शासन आप देखो पूरा अंग्रेज के अधीन आ गया, पूरा बस्तर अंग्रेज के अधीन बस्तर आ गया। तो अब क्या करते हैं, अब जो है ये क्या करते हैं, अंग्रेज है वो अपना जो कूटनीति जो है ना, वो दमनकारी जो नीति है वो लागू करते हैं। कौन से? परलकोट के क्षेत्र, परलकोट जो क्षेत्र है ना वहां पर लागू करते हैं 1825 ईस्वी में। जब ये सब देखते हैं तो यहाँ पर पसंद किया था किसको, आपका गेंद सिंह को। किसको? गेंद सिंह को। और गेंद सिंह क्या करता है, विद्रोह करता है, और वही विद्रोह क्या कहलाएगा, आपका परलकोट विद्रोह। समझ रहे हैं बात को भैया इतना? तो ये हो गया कौन सा आपका, इतना आपका डिटेल, ठीक है। अप्रत्यक्ष शासनकाल में बस्तर का पहला शासक बना कौन, आपका महिपाल देव, ठीक। अब जो महिपाल देव थे, आपका महिपाल देव के दो बेटे थे, महिपाल देव के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम क्या था आपका, भूपाल देव, और एक बेटे का नाम क्या था आपका, दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह को जो है अधिकारी बना दिया था, आपका तारापुर जो परगना था वहां का अधिकारी बना दिया, ठीक है। महिपाल देव खत्म हो जाता है, उसके बाद उनके शासक बनते कौन, आपका उनका बेटा जो है आपका भूपाल देव। टाइमिंग रहता है 1842 से लेकर 1800 कहां पर आपका 53 तक, ठीक। चूंकि ये जो क्षेत्र है पूरा पूरा अंग्रेजों का अधीन आ गया था, जैसे अंग्रेजों का अधीन आ गया था, इसने क्या किया, तारापुर जो क्षेत्र है, आसपास में जितने भी क्षेत्र है वहां पर आपका टकोली को बढ़ा देता है कि हम अब जो है आपको ज्यादा कर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपका देना पड़ेगा, ऐसा बोल देते हैं। अब ये बात पसंद नहीं आता किसको, दलगंजन सिंह को, और ये विद्रोह कर देते हैं। कौन सा? तारापुर का विद्रोह। डेट याद रखना कब हुआ था, 1842 से 1854 में। उसके बाद हुआ था आपका मेरिया विद्रोह, या इसी को माड़िया विद्रोह भी बोला जाता है, मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह भी बोला जाता है, और ये होता है 1842 से लेकर 1863 के बीच में। इसको इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। समझ रहे हो बात को? आप ये हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ खास इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक। अगला देते हैं, इनके बाद जो शासक बनते हैं जिसका नाम है आपका भैरम देव। भैरम देव का टाइम पीरियड रहता है 1853 से लेकर 1891 तक, ठीक। भैरम देव जो है इनके शासनकाल में ये थोड़े से अय्याश किस्म के शासक। अय्याश किस्म के मतलब थोड़ा सा रंगीन मिजाज के थे, रंगीले थे, ठीक है जी। अब भैरम देव का टाइम पीरियड था ये, इन्होंने, हाँ अब जब ये हुआ उसके बाद क्या हुआ था, है ना, रघु जी जो तृतीय है वो वैश्य हो गया, तुरंत खत्म भी हो गया। 1854 तक इनका शासनकाल रहा है। 54 के बाद देखो, है ना, मतलब 53 में निपट गया था, 54 में अंग्रेज जो है उनको प्रत्यक्ष रूप से हासिल कर लिए। ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन अब आ गया था क्या, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ याद आपका जो बस्तर संभाग था वो भी क्या किया था, आपका अंग्रेजों के अधीन आ गया था, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो नागपुर है ना, लॉर्ड डलहौजी द्वारा नागपुर उस समय हड़प नीति चल रहा था, जिसको व्यपगत जो सिद्धांत बोलते हैं ना, तो नागपुर को क्या कर लेते हैं, आपका हड़प लेते हैं। नागपुर को हड़प लिया मतलब मराठा को हड़प लिया, मराठा को हड़प लिया मतलब बस्तर को हड़प लिया। समझ रहे हैं बात को? तो इसी के साथ भी बस्तर भी जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है, ठीक। इतने को याद रखना। अब इसी के समय क्या होता है, इलियड का बस्तर द्वारा होता है, याद ना, पहले इलियड जो है कौन से काकती, है ना, कौन से काकती वंश के जो शासक थे उनके कार्यकाल में आए थे, याद ना, भैरम देव के कार्यकाल में थे। कब आए थे? 1856 को आए थे, ठीक है भैया, इतना तो इतने को आपको याद रखना है। और भैरम देव के शासनकाल में ना कुछ विद्रोह हुआ था, जैसे कुछ विद्रोह बोलोगे तो यहाँ पर लिखा है, भले नहीं दिख रहा होगा लेकिन सुन रहा है तू, बोल रहा हूं मैं, ओके। कौन कौन सा है आपका, लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विद्रोह है रानी चोरिस का विद्रोह, रानी चोरिस का विद्रोह, ठीक है भैया। इसी के साथ जो है भैरम देव तक का जो इतिहास है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका सिरा जाता है, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन जो है लगातार इससे पूछ रहा है। समझ रहे बात को जी? ठीक है जी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, चैनल को बढ़ाइए, ठीक है। और याद रखिएगा हमारा जो इस चैनल में बहुत सारे MCQ जो सीरीज है वो भी चल रहा है, जो आपके आने वाले पेपर में जो है हेल्पफुल हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जो है डिटेली बताया जा रहा है ना, कौन सा क्वेश्चन है, क्या आंसर है, ऑप्शन से जो है उसके बारे में अपन डिटेल देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।